हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, जिसे हम मैग फ्लो भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो पे बात किया था कोरियोलिस मास फ्लो मीटर के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो कोरियोलिस मास फ्लो मीटर वाली नहीं देखी तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में। इस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से अच्छे से समझने के लिए इनको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कंटेंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। जिसमें से हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा जिसपे हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लो मीटर हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है। थर्ड हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लो मीटर किस तरीके से वर्क करता है। वर्किंग के बाद हम बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन के लिए कि मैग्नेटिक फ्लो मीटर किस तरीके से हम अपने प्लांट में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे इंस्टॉल करेंगे। उस टॉपिक पे बात करेंगे, हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर हम क्यों लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे और कहाँ पे हम इसको नहीं लगा सकते। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हम किन किन एप्लीकेशंस पे इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में और नाइन्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज को लेके कि इसको लगाने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लो मीटर के इन 9 पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, जिसे हम मैग फ्लो भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नाम आया मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है दोस्तों? मैग्नेट हमारा एक साउथ और नॉर्थ पोल की एक बार होती है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। एरो हमारा इस तरीके से आएगा। ये तो हुई हमारी परमानेंट मैग्नेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी? जैसे मान लीजिए हमारी एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर हम कोई भी सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं तो ये कॉइल हमारी एज ए मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगी और ये हमारी कॉइल मैग्नेट की तरह तब तक वर्क करती रहेगी जब तक इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करा के रखेंगे। अब ये हमारा जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, ये 3 पॉइंट से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेट, तीसरा हमारा हुआ फ्लो मीटर। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? हमें सप्लाई से मिलेंगे। मैग्नेट, सप्लाई का यूज करते हुए हम एक मैग्नेट जनरेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है उसको मेजर करेंगे, फ्लो मीटर। तो ये तो थी इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है वो हमारा वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो अब वो क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। तो फैराडे चचा ने क्या किया, एक दो मैग्नेट ली जिसमें हमारे नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से रखे थे। अगर हमने मैग्नेट को बना रखा है तो इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी हमने यहाँ से दिखा रखा है आपको। तो फैराडे ने क्या किया, इसके अंदर से एक कंडक्टर को फ्लो कराया। जैसे मान लीजिए उन्होंने दो हमारी जो है मैग्नेटिक बार्स रखी, उन मैग्नेटिक बार्स के अंदर से एक कंडक्टर को पास कराया। जब उन्होंने पास कराया और इसके साथ में एक वोल्ट मीटर ले लिया, तब उन्होंने क्या देखा, जब तक ये कंडक्टर हमारा बाहर था वोल्ट मीटर की जो निडल थी वो हमारी 0 पे थी। और जैसे ही इस कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हमने ट्रेवल कराना स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज जनरेट हुआ। वो वोल्टेज क्यों जनरेट होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही कंडक्टर जाएगा तो कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लीनियर मोशन में आ जाएंगे, एक लीनियर पाथ को फॉलो करने लगेंगे।
ऐसा करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो है एक सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर हमारी जो डिफ्लेक्टर की जो हमारी निडल थी वो भी हमारी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इस कंडक्टर को कांस्टेंट रखें, एक जगह पे फिक्स रखें और इन जो मैग्नेट्स हैं इनको मूव कराएं, तो उस केस में भी हमारा जो है ईएमएफ जो हमारा जनरेट हो रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ, या फिर तो हम कंडक्टर को कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराएं, या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और कंडक्टर को मूव कराएं। दोनों ही केसेस में हमारा जो कंडक्टर का जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमारे ईएमएफ को मेजर कर पा रहा है। इसके साथ साथ फैराडे ने इसका एक फॉर्मूला भी दिया। फॉर्मूला क्या दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू बी वी एल, और एक हमारा यहाँ पर के एक कांस्टेंट हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के लगभग 80% आप जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे या जो प्रॉब्लम्स होंगी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सब कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या बताया, जब भी हमारा ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करेगा तो जो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा बी, कैपिटल बी। यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वी है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, हमारे कंडक्टर की, और एल जो है हमारे कंडक्टर की लेंथ। मतलब जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कोई कंडक्टर मूव कराते हैं तो वो हमारी जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा होगा हमारा ईएमएफ जो जनरेट होगा वो हमारा वेलोसिटी, जो हम कंडक्टर की जो हम वेलोसिटी लगा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा हमारा होगा ईएमएफ, वो होगा हमारा उसके कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में इस प्रिंसिपल का हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए वो समझ लेते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमारी दो कॉइल्स होती हैं जिसमें हम एक्साइटेशन करंट देके उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, और हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे इस मैग्नेटिक फ्लो मीटर के अंदर से कोई कंडक्टिव फ्लूइड पास करता है तो जो फ्लूइड होगा वो हमारा मोशन में होगा, और जो हमारा कंडक्टिव फ्लूइड मोशन के साथ इन कॉइल्स के बीच के अंदर से निकलेगा तो वो क्या करेगा, जो इस मैग्नेटिक कॉइल्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया है, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी दो मैग्नेट्स हैं, तो इन दो मैग्नेट के जनरेट करने की वजह से यहाँ से हमारा फ्लूइड जा रहा है जो कि हमारा लेमिनार फ्लो के साथ है। जैसे ही वो इन दो मैग्नेट से पास करेगा तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव आयंस हमारे एक साइड से निकलना शुरू कर देंगे और नेगेटिव आयन हमारे दूसरी तरफ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे प्लस माइनस सब कुछ एक दूसरे के साथ बिखरे होंगे। लेकिन इस जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ट्रेवल करेंगे तो इनके जो आयंस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और अपना एक लीनियर पाथ को फॉलो करेंगे। जब वो एक लीनियर पाथ को फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और उस फोर्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और वो इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, हमारे ईएमएफ को मेजर करेंगे, और हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है मैग्नेटिक फ्लो मीटर के साथ, वो हमारे उस ईएमएफ को कैलकुलेट करके हमारा वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं जो इसका जो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी के। मतलब जितना ज्यादा हमारा ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी। फिजिकली जब हम मैग्नेटिक फ्लो मीटर को देखेंगे तब हम इन कॉइल्स को तो विजिबली नहीं दिख सकते, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं अगर हम ट्यूब के अंदर साइड से देखेंगे तो दो हमें स्टेनलेस स्टील की नॉब्स हमें दिखाई देती हैं। वही दोनों हमारी जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो हमारे ईएमएफ को मेजर करती हैं।
तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। जब हम मैग्नेटिक फ्लो मीटर को फील्ड में इंस्टॉल करने वाले हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम उसको लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है हमारा पोजीशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को हम लगाने जा रहे हैं तो वो हमें किस पोजीशन में लगाना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में या वर्टिकल पोजीशन में। दूसरा होता है हमारा पाइपिंग रिक्वायरमेंट। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को अपने फील्ड में इंस्टॉल कराना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में लगाना है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि जब भी हमारा फ्लो हमारा मैग्नेटिक फ्लो ट्यूब से अगर पास करेगा तो उस टाइम पे जो हमारी फ्लो ट्यूब है वो कंप्लीटली फिल होकर भरकर चलनी चाहिए। तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पंप लगा हुआ है, यहाँ से हमारी लाइन निकली, तो बेस्ट तो ये है कि हम इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाएं और यहाँ पे अपना फ्लो मीटर इंस्टॉल कर दें। इस केस में हमारा फ्लो मीटर चाहे फ्लो हमारा कितना भी मिनिमम क्यों ना हो, फ्लो ट्यूब से हमेशा ही कंप्लीटली फिल होकर निकलेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी फ्लो मीटर को हल्का सा हम टैपर करके भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, हमारी जो फ्लो ट्यूब है हमेशा फिल होकर चलेगी। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रिड्यूसर लगा के भी अपना फ्लो ट्यूब लगा सकते हैं। अगर हम रिड्यूसर लगा के अपना फ्लो ट्यूब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी फ्लो ट्यूब कंप्लीटली फिलअप होके चलेगी। तो बस हमें हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन के टाइम पर यह ध्यान रखना है कि ट्यूब जो है हमारी 100% फ्लूइड से भर कर चले, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारे जो रीडिंग्स होंगी वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट मिलेंगी। क्योंकि आपने अभी पिछले कंस्ट्रक्शन में देखा इसमें हमारी 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अगर उन 2 इलेक्ट्रोड्स पे प्रॉपर तरीके से फ्लूइड अगर पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोड हमारी एक कांस्टेंट एक एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल इंस्टॉलेशन की। अगर हम फ्लो मीटर को वर्टिकल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही रखना है, क्योंकि नीचे से जब फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा तो ट्यूब हमेशा हमारी फिल होकर ही चलेगी। फिल होकर चलने का मेन रीजन ये होता है क्योंकि अगर हम हाफ ट्यूब को भर के चलेंगे तो हो सकता है उसमें हमारी एयर लॉक हो जाए या फिर हमारे इलेक्ट्रोड्स को प्रॉपर तरीके से फ्लूइड ही ना मिले। इन दो रीजंस की वजह से हमारी एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पाइपिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्लो ट्यूब में जब हमारा फ्लो आ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्लो है वो हमारा लैमिनार रहे, टर्बुलेंस ना हो। लैमिनार का मतलब क्या होता है, जब फ्लो हमारा एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। और हमारा टर्बुलेंस क्या होता है, हमारा ये फ्लो जा रहा है कभी नीचे ऊपर इस तरीके से अगर फ्लो कर रहा है तो वो हमारा टर्बुलेंस फ्लो होगा। और जब टर्बुलेंस फ्लो होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जब फ्लूइड हमारे ट्यूब से पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को अलग अलग कर रहा था वो प्रॉपर तरीके से अलग नहीं हो पाएंगे और हमारा जो ईएमएफ है वो एक्यूरेटली जनरेट नहीं होगा, जिससे हमें एरर मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक रेशियो होता है 5D 3D या इसे 2D भी मान लेते हैं कई केसेस में अगर हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है। अब मान लीजिए इसी लाइन में हम एक फ्लो मीटर इंस्टॉल कर रहे थे, इसका जो डायमीटर था, डी का मतलब यहाँ पे होता है पाइप डायमीटर। अब मान लीजिए यहाँ का डायमीटर हमारा है 2 इंचेस, तो हमें 5D का मतलब हो गया 10 इंच। तो हमें ध्यान रखना है कि इस फ्लो मीटर से पहले 10 इंच तक कोई भी बैंड, कोई भी टी या किसी भी तरीके का ऐसा इंसर्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो लैमिनार फ्लो है वो टर्बुलेंस में चेंज हो। और इसी तरीके से आउटलेट हमारा यहाँ पे 2 इंची था, यहाँ पे 3D, तो 3D का मतलब हो गया 6 इंचेस। हमारा जो डाउनवर्ड साइड है वो हमारा 6 इंचेस से कम नहीं होना चाहिए, कि 6 इंचेस के अंदर किसी भी तरीके का टी बैंड या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे फ्लो में टर्बुलेंस जनरेट हो। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को फील्ड में इंस्टॉल करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज क्यों करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, कि अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें हमारा डायरेक्ट और रिवर्स दोनों ही साइड में फ्लो जा सकता है,
तो उस टाइम पे हम इस तरीके के फ्लो मीटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, जो कि हमारा डायरेक्ट मींस लेफ्ट टू राइट अगर फ्लो जा रहा है तब भी मेजर कर सकता है, और राइट टू लेफ्ट अगर फ्लो आ रहा है उस केस में भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सीवेज फ्लूइड है या कोई विस्कस फ्लूइड है जो कि हमारा स्टक भी हो सकता है, और वहां पे मान लीजिए हमने कोई टरबाइन फ्लो मीटर लगा दिया या वोर्टेक्स फ्लो मीटर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, टरबाइन व्हील्स में या वोर्टेक्स के जो हमारा बार लगी होती है उसमें स्टक होने लगेगा। स्टक होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से फ्लूइड हमारा पास नहीं हो पाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का वहां पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स जीरो प्रेशर ड्रॉप पे होता है, या कह सकते हैं नो प्रेशर ड्रॉप। यहाँ पे कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं है, सीधा हमारा सिंपल लाइन से हमारा पास होगा, किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हमारा कोई अगर बल्कि फ्लूइड है, सीवेज है, या हमारा कोई पल्प वगैरह है, तो वो कहीं पे भी स्टक नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, और प्रॉपर तरीके से हम उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बताता है, जैसे हमारा मीट्रिक क्यूब पर आवर, मीट्रिक क्यूब पर डे, मीट्रिक क्यूब पर सेकंड, इस तरीके से ये हमारा मेजर करता है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लें, तो एप्लीकेशन क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए किसी भी फ्लूइड को जिसका हमें फ्लो मेजर करना है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी 10 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर किसी भी मटेरियल के लिए कर सकते हैं, सिर्फ स्टीम के लिए नहीं कर सकते, चाहे वो सीवेज हो, पल्प हो, ग्रेनुलर सॉलिड्स हो, विस्कस मटेरियल हो, सिरप हो, जूस हो, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला तो हमारा एडवांटेज यही होता है कि इसमें लो प्रेशर ड्रॉप, या कह सकते हैं नो प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं और इससे हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं मिलता है। सेकंड, हमारा ये बाई डायरेक्शनल होता है, जो कि हमारा डायरेक्ट और रिवर्स दोनों तरीके के ही फ्लो को मेजर कर सकता है। थर्ड हमारा होता है कि इस तरीके के फ्लो मीटर में किसी भी तरीके की डेंसिटी या विस्कोसिटी की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन वाइब्रेशंस हैं तो उस केस में भी हमें कुछ खास इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं, और इसके साथ साथ ये हमारा लो पावर रेटिंग पे काम करता है, जो कि हमारा 15 वाट या 20 वाट की रेटिंग ही होती है इसकी, तो इसलिए हमें मच इसे सप्लाई देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अगर इसके बात कर लें इसके डिसएडवांटेज की, तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर कोई भी फ्लूइड जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर से अगर कम होती है, तो वो इस केस में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमारा पेट्रोकेमिकल हो गया, डीएम वाटर हो गया, मिनरल वाटर हो गया, तो इस तरीके के वाटर के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इसकी जो कॉइल्स होती हैं उसका सर्किट काफी बल्की होता है, इसीलिए जितना छोटा हम फ्लो मीटर यूज करने वाले हैं उतना ही ज्यादा वो हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को लेके। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अगर कोई भी डाउट होता है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।